अस्सलाम एवरीवन। ओके तो हम कह रहे थे पैरानेसल साइनसिस में क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस की दो टाइप्स है हमारे पास। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीआरएस एक विदाउट पोलिप्स है जिसमें मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज इन्वॉल्व होते हैं और उसमें कोई पोलिप नहीं बनता, लेकिन आपका साइनसिस बहुत लंबे अरसे से इन्फ्लेम्ड होते हैं लॉन्ग विद योर नेजल म्यूकोजा इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और अब हम करेंगे सीआरएस विद पॉलिप्स। पिछली वाली वीडियो में सिर्फ ट्रीटमेंट रह गई थी, जो सीआरएस विदाउट पॉलिप्स की मैंने आपको पहले बता देती हूँ। उसमें सीआरएस विदाउट पॉलिप्स की जो ट्रीटमेंट है ना, अब जाहिर सी बात है, हमने कहा कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन होता है, तो हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने का सबसे पहले ध्यान देना है, इसलिए एंटीबायोटिक्स देनी है। एंटीबायोटिक्स सादी एंटीबायोटिक्स कोई भी छोटी मोटी हल्की वाली नहीं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम देनी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसमें बैक्टीरिया बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो पहली बात तो आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी है और पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। उसे बताना है कि उसने प्रॉपर टाइम तक लेते रहना है। अगर जो एंटीबायोटिक्स है वो 2 हफ्ते के लिए, तो उसको साथ बताना है कि अगर वो नहीं लेगा तो उसकी बीमारी दोबारा से ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ठीक है, मतलब इसमें काउंसलिंग पेशेंट की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को ज़्यादातर ये होता है कि उसका पुराना इन्फेक्शन ठीक ना होने की वजह से जो है वो क्रॉनिक हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से एंटीबायोटिक्स मैक्रोलाइड्स बहुत अच्छा ग्रुप चलता है, जो आपका एजिथ्रोमाइसिन और एथ्रोसिन वाला ग्रुप है। उसके अलावा आपकी जो मेडिसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस वगैरह, उसके लिए फिर आपको और भी स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स यानी वैनकोमाइसिन या फिर कभी कभार आपको टेट्रासाइक्लिन्स की तरफ भी जाना पड़ता है। सो देख के अच्छे से एंटीबायोटिक देनी है। ठीक है, सबसे पहला काम। उसके बाद आपने जाहिर सी बात है बाकी ट्रीटमेंट जो है वो सारी सिर्फ वैसे ही होती है डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स के। आपने सेलाइन इरिगेशन का पेशेंट को कहना है, ताकि उसकी जो म्यूकस है, नाक थोड़ी साफ होगी, सेलाइन से इरिगेट करेगा तो नाक में से थोड़ा सा कंजेशन भी कम हो जाएगी, म्यूकस भी थोड़ा थिन होकर निकलेगा और उसको सांस लेने में भी बेहतरी महसूस होगी। नेजल डिकंजेस्टेंट्स दे दें ताकि जो कंजेशन हुई हुई है, सारी नाक बंद हुई हुई है और साइनस भी कंजेस्टेड है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके साथ आपने स्टीरॉइड स्प्रे तब देना जब ज्यादा केस आपका एस्थमा और एलर्जी से रिलेटेड हो, क्योंकि वो स्टीरॉइड स्प्रे उसकी एलर्जी और एस्थमा से रिलेटेड जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करता है। टॉपिकल स्टीरॉइड स्प्रे की बात करिए, ठीक है, और वो उस जगह पर आपको काफी पेशेंट को रिलीफ देता है। और अगर बाकायदा एलर्जी है तो सिर्फ स्टीरॉइड स्प्रे से काम नहीं चलता, फिर आपको एंटी एलर्जिक्स देनी पड़ती हैं, जो हमने जैसे एस्थमा सीओपीडी की ट्रीटमेंट पढ़ी है बाकायदा, जिसमें यू हैव बीटा ब्लॉकर्स एंड अदर बीटा एगोनिस्ट्स हैं और चीज़ें हैं, तो वो सारी आपने फिर देनी है। बीटा ब्लॉकर नहीं होते इसमें, तो ये आपने एंटी एलर्जी ट्रीटमेंट लाजमी तौर पर फिर करना होता है। ठीक है, एंटी हिस्टामिन्स एंड वट। जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, जो केसेस नहीं होते, उन पर फिर आपको सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी में फेस है, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जो मोस्ट कॉमनली अब की जाती है, कि ये मोस्ट सेफ सर्जरी है और ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन इसकी डिटेल में आपको अलग से सर्जिकल प्रोसीजर उसमें बताऊंगी। ठीक है, अब कहते हैं सीआरएस विद पॉलिप। ये इतना लंबा टॉपिक नहीं है। पॉलिप्स के साथ जब सीआरएस होते हैं उसमें ज़्यादातर आपके पास ना कॉजेज थोड़े से डिफरेंट आ जाते हैं। लाइक आपको इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली बात नहीं होती, इसमें ज़्यादातर पॉलिप तब बनता है या तो एलर्जिक केसेस में बनता है, एलर्जी के जो लोग होते हैं ना उनमें अक्सर आपको पॉलिप मिलता है, एस्थमा और एलर्जी के लोग। इसी तरह जो आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस के लोग होते हैं। अब आपको पता है इन चीज़ों में इस तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ भी हो ना, पॉलिप तब बनता है जब म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन। पॉलिप सिंपल क्या है कि आपकी म्यूकोजा जो है वो ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ग्रोथ होती है म्यूकोजल। ठीक है, अब जब म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे अरसे तक होती है तो उस वजह से पॉलिप बन जाता है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेशेंट का ऐसा ना कम होता है कि वो साल चले, लाइक साल से ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ रहे नोज में और पेशेंट को उसकी खबर ना हो, ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसमें दर्द भी आपको बहुत ज्यादा होता है, प्यूरिलेंट डिस्चार्ज भी होता है। लेकिन जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है जिस बच्चे को, वो जाहिर है उसका बचपन से है, क्योंकि कंजेनिटल मसला है कि आपका CFTR मेम्ब्रेन जो रेगुलेटर है वो है ही खराब। ठीक है, अब सिस्टिक फाइब्रोसिस के रिजल्ट में सिक्रीशंस हमेशा से ही पेशेंट की बहुत थिक बन रही है, वो सही से ड्रेन नहीं हो रही। ऐसे में बहुत क्रॉनिक मतलब साल की हिस्ट्री होती है कि उसकी म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसमें पॉलिप बनने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह से जो है वो पॉलिप के साथ एसोसिएशन है आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस की। इसी तरह आपके एस्थमा में भी जो लोग डस्ट से जिनको एलर्जी है, उनको जेनेटिकली उनकी प्रीडिस्पोजिशन होती है एलर्जी की तरफ, तो जिनकी जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन है तो जाहिर है उनको वो सालों की हिस्ट्री होती है कि सीजनल एलर्जी है तो हमें इस मौसम में ज्यादा मसला हो जाता है, तो इस वजह से उनके पॉलिप्स जो है वो ज्यादा बनते हैं, मतलब उसमें बहुत लंबी हिस्ट्री आपको वो देंगे। इसी तरह हमारे पास एक सैम्पटर्स ट्रायड हम एक को कहते हैं, जिसमें नेजल पॉलिप्स हैं, एस्थमा है और एस्पिरिन सेंसिटिविटी। कुछ लोगों में जेनेटिकली ही एस्पिरिन से वो सेंसिटिव होते हैं, वो जरा सा लेते जाते हैं तो उनकी बॉडी में एकदम से एनाफिलेक्टिक टाइप ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो वो भी उसमें भी पॉलिप बनेगा। तो पॉलिप इन एनी केस तब बनेगा जब बहुत ज्यादा एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, तो हमारे पास ज्यादातर जो आपके सिंड्रोम्स हैं, यानी कि वो चीजें जो जीन से एसोसिएटेड है, जेनेटिक एसोसिएशन, वो ज्यादातर आपके सीआरएस विद पॉलिप्स करती हैं। ठीक है, जो सिम्टम्स होते हैं ना पेशेंट के, वो वैसे वाले बिल्कुल सेम ही होते हैं। लाइक जो पेशेंट है वो ये कहेगा कि मेरी नाक बंद है, नाक बहती भी है और दर्द भी है, मतलब उसके सिम्टम्स सेम होंगे।
साइंस यानी आप जब चेक करेंगे तो आपको फिजिकल फाइंडिंग मतलब आप उसकी नोज उठा के देखेंगे, जो आप नॉर्मल नेजल एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको वहां पर पॉलिप नजर आएगा, ठीक है। पॉलिप्स आपको आराम से नजर आ जाते हैं एंटीरियर राइनोस्कोपी पे ही। और अगर नहीं नजर आते और आपको शक है तो आपने इसमें लाजमी तौर पर, मैंने आपको बताया भी कि CRS यानी क्रॉनिक रेनिनल साइनसाइटिस में आप अक्सर एक्सरे तो लाजमी करा लेते हैं। एक्सरे में हमें थोड़ा सा अंदाजा होता है कि यार चीजें कहीं पर प्रॉब्लम कर रही हैं, क्योंकि अगर आपके किसी पेशेंट है जो क्रॉनिक रेनिनल साइनसाइटिस की हिस्ट्री है और उसकी ईयर्स की हिस्ट्री है, सालों की हिस्ट्री है, तो वो डेफिनेट सी बात है कि उसका एक छोटा सा पॉलिप नहीं होता। वो पॉलिप कई बार ऐसे होते हैं कि वो आपकी बोन्स को इरोड कर चुके होते हैं। एथमोइडल साइनस में अगर आपके पॉलिप्स हो ना, तो वो तो आपके ऑर्बिटल कैविटी तक इंक्रोच कर चुके होते हैं। तो इसमें हमने इन सारी बातों का ध्यान लाजमी रखने के क्रॉनिक साइनसाइटिस में इन्फेक्शन कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसीलिए सीटी स्कैन इज प्रेफर्ड। सीटी स्कैन कराया जाता है ताकि देखा जाए कि किस बोन तक इरोडेड है, कहाँ पर पहुंच चुका है और कितना एक्सटेंट इन्वॉल्व है, ताकि इसी हिसाब से एक्सट्रैक्शन की जाए, ठीक है। तो ये आपका पॉलिप्स के साथ सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सीटी स्कैन लाजमी कराना है और एक्सटेंशन पे ध्यान देना है कि कहाँ तक जा चुका है। मैंने बताया आपको कि ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनकी जो आईज है ना, वो ऐसा लग रहा होता है बहुत वाइडली सेपरेटेड होगी इस वजह से, क्योंकि उनके एथमोइडल साइनस में जो पॉलिप्स हैं वो पूरा पूरा ऑर्बिटल कैविटी तक इरोड कर चुके होते हैं। तो ये देखना होता है, ठीक है। इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें आपको मेडिकल अगर ट्रीटमेंट देंगे पॉलिप्स के लिए तो वो तो स्टीरॉइड्स के बगैर गुजारा नहीं होता। इसमें आपको पहली लाइन ट्रीटमेंट की ही स्टीरॉइड्स देंगे। इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई खास फायदा नहीं है सिवाय इसके कि सुपरसीडियरी इन्फेक्शन को रोके, लेकिन इसीलिए वो आपकी बाद में आएगी। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट स्टीरॉइड्स है, लेकिन इसमें आपको जब पॉलिप्स होते हैं ना तो आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट देनी ही पड़ती है। स्टीरॉइड से बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपके पूरी पूरी ट्रीट हो सकती है। ये कि सिर्फ इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े बेहतर होते हैं। तो इस वजह से अपने ऑपरेशन से पहले पेशेंट को स्टीरॉइड लाजमी देना होता है ताकि उसकी जो सिम्टम्स है वो थोड़े बेहतर हो और सर्जरी करना आसान हो जाए। अगर आपका नेजल म्यूकोजा इन्फ्लेम्ड है तो आप सर्जरी कैसे करेंगे, करनी सर्जरी पड़ती है, लेकिन आपने ये देना होता है, ठीक है। उसके अलावा ये सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स है, नेजल स्प्रेज देंगे और सेलाइन से इरिगेट करेंगे, सिम्टम्स सारे ट्रीट करने, एंटीबायोटिक्स देंगे, सुपरसीडियरी इन्फेक्शन ना हो, एलर्जी है तो एलर्जी की ट्रीटमेंट देनी है। और इन एनी केस पॉलिप्स को आपने फेस यानी फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है जिसके जरिए आपने पॉलिपेक्टमी और पॉलिप्स को रिमूव करना है। ये जो सर्जिकल प्रोसीजर जिसके बाद उन्होंने कुछ लिखे हुए हैं जो कि हमारी ढिंगरा के ऑर्डर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो सर्जिकल प्रोसीजर्स आता है, उनको फिलहाल मैं स्किप करी क्योंकि मैं सर्जिकल प्रोसीजर्स इन ENT की जो वीडियो है ना वो मैं अलग से बनाऊंगी। अभी मैं ये वाला आपका पेरिनेसल साइनसेस इंशाल्लाह कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। एक दो चैप्टर्स हैं इसके। उसके बाद हमारे पास रह जाता है थ्रोट में इसोफिगस के दो चैप्टर्स हैं, एक तो इसोफिगस के स्ट्रक्चर्स वाला और एक फूड पैसेज में जो फॉरेन बॉडी होती है उसका। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनका एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मैं आपको ना सर्जिकल प्रोसीजर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लाजमी ENT के करा दूंगी इंशाल्लाह। तो ये वाली वीडियो यहाँ पर खत्म करती हूँ। इसके बाद बस इस चैप्टर का एक फंगल इन्फेक्शन वाला टॉपिक है, उस पर बात करते हैं। अभी तक कोई मसला हुआ किसी को, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।